हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। प्रीवियस वीडियो में हमने हाईवे का 75% अप्रोक्स 75% सिलेबस कवर किया है। तो आज की वीडियो में जो ये वीडियो होने वाली है, इसमें हम बचा हुआ सारा सिलेबस हाईवे इंजीनियरिंग का कवर करने वाले हैं। तो पहली वीडियो में जो भी हमने पढ़ा था, हमने ग्रुप इंडेक्स तक का पोर्शन कवर कर लिया था। लेकिन आज हम ग्रुप इंडेक्स से आगे जो हाईवे मटेरियल पेमेंट डिज़ाइन वाला पोर्शन है, हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अपना वही है सेक्शन पढ़ने का, और हम अपने इस फ़ोटो को जूम करते हैं और जूम करने के बाद हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाईवे मटेरियल्स। ओके, हम यहाँ पर पढ़ते हैं सबग्रेड रिएक्शन। व्हाट इज़ द सबग्रेड रिएक्शन? ओके, व्हाट इज़ द सबग्रेड रिएक्शन? सबग्रेड रिएक्शन होता है, हम उसको स्मॉल के से कभी कभी डिनोट करते हैं, और ये इसका डोनेशन ही है, डिनोट करने का तरीका ही है। ओके, तो K इक्वल टू होता है P अपॉन डेल्टा, P अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉइंट हमें समझने चाहिए। यहाँ पर P क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। यहाँ पर अगर बात करी जाए ना, तो P होता है प्रेशर और करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट होता है। यहाँ पर सेटलमेंट दिया जाता है ना, 12.5 mm दिया जाता है। सेटलमेंट यहाँ पर दिया जाता है 12.5 mm, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0.125 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए आपको टायर प्रेशर दे दिया गया है, या जो भी प्रेशर लग रहा है वो दे दिया गया फॉर द स्टैंडर्ड प्लेट। अगर हम स्टैंडर्ड प्लेट की बात करते हैं ना, स्टैंडर्ड प्लेट का साइज होता है 75 सेंटीमीटर डायामीटर की प्लेट होती है। आप सोच रहे हैं प्लेट किस टाइप की होगी? जी हाँ, प्लेट उसी टाइप की जिस टाइप की हम समझ रहे हैं। कभी कभी प्लेट जो है 30 सेंटीमीटर डायामीटर की भी यूज होती है। प्लेट गोल गोल होगी। तो डायामीटर की बात है तो इस सेंटर से 75 सेंटीमीटर डायामीटर आप ले लीजिए। अगर आप स्मॉल प्लेट की थोड़ी कभी कभी हम बात करते हैं ना, कि जहाँ पर 75 सेंटीमीटर की प्लेट को हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर हम 30 सेंटीमीटर तक की प्लेट को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे उस पर हमने जो भी प्रेशर लगाया है, क्योंकि प्रेशर लगाया है ये सॉइल की स्टेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं कि सॉइल में कितना सेटलमेंट हो रहा है, और हमने उस पर प्रेशर लगा दिया है, कुछ प्रेशर लगा दिया है हमने लोड लग करके। और नीचे हम देखेंगे सेटलमेंट, तो सेटलमेंट कितना हो रहा है उस प्लेट में। तो कितना स्टैंडर्ड प्लेट के लिए हम जो लेते हैं वो लेते हैं 12.5 mm, या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं 0.125 सेंटीमीटर। तो ये जो रहेगा अपना K इक्वल टू P अपॉन 0.125, और यहाँ पर जो P की वैल्यू है, हमने ये वैल्यू सेंटीमीटर में ली है। तो P जो होता है ना, तो ये जो प्रेशर आ रहा है, प्रेशर की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है। प्रेशर की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है अपना रहेगा प्रेशर, इसकी यूनिट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, और नीचे एक सेंटीमीटर मिलेगा। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं सबग्रेड रिएक्शन, ये जो होती है इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर पढ़ें करेक्शन फॉर द साइज ऑफ प्लेट। प्लेट का साइज को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर हम K लेते हैं इंटू A लेते हैं, और बराबर कांस्टेंट कर देते हैं KA। मतलब K क्या होता है? सबग्रेड रिएक्शन, और A होता है इधर क्या अपना, A होता है यहाँ पर डायामीटर ऑफ प्लेट। ये होता है अपना डायमीटर ऑफ प्लेट। अब हम यहाँ पर देखेंगे K1A1 इक्वल टू K2A2 बोल सकते हैं, K2A2 बोल सकते हैं। यहाँ पर A1 हो गया, A इज द रेडियस ऑफ प्लेट, नॉट इज द डायमीटर ऑफ प्लेट, A इज द रेडियस ऑफ प्लेट। ओके, सॉरी, ये आपको रेडियस ऑफ प्लेट लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं CBR टेस्ट जब हम करते हैं ना, अगला अपना ये सेक्शन है CBR टेस्ट जब हम करते हैं, तो वहाँ पर हम लोडिंग लगा रहे हैं भाई 1370 kg। 1370 kg का हम लोड लगा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमको पेनिट्रेशन जो मिलता है वो मिलता है 2.5 mm।
इसको हम 1370 kg बोल सकते हैं, इतना लोड बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ना केवल 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर। ओके, हम इतना कभी कभी प्रेशर पर भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और कभी कभी लोड पे भी आ जाता है। तो 1370 आपको कुछ इस तरह से याद रखना है कि 1370 में जो लास्ट में 70 है वही ले लेना है, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना प्रेशर लगता है। जब इतना प्रेशर लग रहा है ना तो उस पर पेनिट्रेशन कितना होने वाला, पेनिट्रेशन होने वाला 2.5 mm, 2.5 mm पेनिट्रेशन होने वाला है। और अगर हम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हैवी लोडिंग की बात आती है ना, तो वहाँ पर हम 2055 kg का लोड लगाते हैं, और हम इसको अगर बोलें कितना प्रेशर हो जाएगा तो आप यहाँ पर 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतना प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं। और इतना प्रेशर जब लगाएंगे तो इस सिचुएशन में प्रेशर देखिए यहाँ पर 1370 लग रहा था, मतलब 2.5 mm तक का पेनिट्रेशन मिल रहा था। यहाँ पर लोड बढ़ रहा है ना, तो सेटलमेंट भी थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर 5 mm तक का पेनिट्रेशन यहाँ पर मिलने वाला है। पेनिट्रेशन और सेटलमेंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। पेनिट्रेशन मतलब कोई भी चीज़ है, ये देखिए कोई चीज़ है, हम इसमें ऊपर से लोड लगा रहे हैं, ये कितना इसके अंदर पेनिट्रेट हो रहा है, कितना इसके अंदर घुस रहा है, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन, दिस इज कॉल्ड द पेनिट्रेशन डेप्थ। जितना पेनिट्रेशन डेप्थ होगा, मान लीजिए इसके अपर एज से जहाँ तक ये पेनिट्रेट हो रहा है ये अपना सेक्शन, उसको हम बोलेंगे जितना अंदर ये घुस रहा है, तो हम इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे पेनिट्रेशन। और हम क्या करते हैं, अगर हम कहीं ऐसी सिचुएशन आती है यहाँ पर लोड लगा दिया, यहाँ पर लोड लगा दिया, तो ये प्लेट जो है अभी यहाँ पर थी, थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाती है, दिस इज कॉल्ड द सेटलमेंट। ओके, ये प्लेट का सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर दूर के इलाके से देखा जाए, यहाँ भी सॉइल होगी और यहाँ भी सॉइल होगी, तो सॉइल के रिस्पेक्ट में प्लेट पेनिट्रेट हुई है, ये भी बात बोल सकते हैं। अब आइए हम हाईवे मटेरियल में इस्तेमाल क्या करते हैं, आप भी जानते हो हाईवे मटेरियल में हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट। हम एग्रीगेट इस्तेमाल करते हैं, बिटुमन भी इस्तेमाल करते हैं, एग्रीगेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब पहली बात हम देखेंगे एग्रीगेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ होती है भाई, एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए क्रशिंग टेस्ट किया जाता है। क्रशिंग टेस्ट क्या होता है, एक कोई मशीन होती है, ओके, मशीन होती है, और मशीन में जाके हम उसमें एग्रीगेट डाल देते हैं। मशीन में हम एग्रीगेट डालते हैं, या फिर कोई मान लीजिए आप वो लेते हैं जो है अपना कोई कंटेनर लेते हैं, या फिर कोई सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर में हम एग्रीगेट डाल देते हैं। एग्रीगेट डालने के बाद ऊपर से इसमें प्रेशर लगाया जाता है, हम देखते हैं कितना % ऑफ एग्रीगेट क्रश्ड हुआ है, कितना क्रश्ड मटेरियल मिला है। और एब्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है, इसके थ्रू हम एग्रीगेट की हार्डनेस को कैलकुलेट करते हैं। और इम्पैक्ट टेस्ट होता है, हम उसके थ्रू टफनेस कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट की। बट द टफनेस इज द जब हम टफनेस इज द कह सकते हैं एक्टिविटी, जब हम एग्रीगेट पर क्या करते हैं, सडन लोडिंग लगाते हैं। सडन लोडिंग, तो हम देखते हैं कि एग्रीगेट कितना टफ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सडन लोडिंग है, अचानक से उस पर लोड लग गया और एग्रीगेट एक ही बार में ख़राब हो गया है, क्रश हो गया है। तो इसके लिए हमें इम्पैक्ट टेस्ट करना होता है। और शेप ऑफ एग्रीगेट के हमें शेप को कैलकुलेट करने के लिए, शेप को पता करने के लिए कितना कैसा फ्लैकी है, फ्लैकी मतलब चपटा, ठीक है, पतला, जैसे जिस तरह से आप ये देख सकते हैं डायग्राम में किस तरह का फ्लैकी मैंने बोला है। और इलोंगेटेड मतलब लंबा। एग्रीगेट मान लीजिए मोटा तो है, पतला नहीं है, इतना पतला नहीं है, लेकिन मोटा है, लेकिन फिर लंबाई में जा रहा है भाई एग्रीगेट। राउंडेड मतलब अच्छी तरह से भाई मोटा भी है, और इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा एग्रीगेट। देखिए हम फ्लैकीनेस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब हम फ्लैकीनेस टेस्ट करते हैं ना, तो उसके लिए आपको कुछ इस टाइप का ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और उसमें कुछ ये स्लॉट बने हुए होते हैं, स्लॉट साइज बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह स्लॉट साइज बने होते हैं। हम उसमें क्या देखते हैं भाई कि अगर स्लॉट का साइज 0.6 इंटू एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट है। एवरेज साइज हमने ले लिया है किसका, एग्रीगेट का, और उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो सिचुएशन को क्या बोलेंगे, स्लॉट साइज। एलोंगेशन इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं, एलोंगेशन
हम 1.8 की यहाँ पर बात करेंगे, 1.8 इंटू एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट। तो आप यहाँ से क्या इसको जो है देख सकते हैं, आप यहाँ पर इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि हमें एग्रीगेट जो है ना उसका एवरेज साइज तो लेना ही है, लेकिन अगर फ्लैकीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एलोंगेशन इंडेक्स की बात करते हैं वहाँ पर 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एंगुलरिटी नंबर की बात करने वाले हम। एंगुलरिटी नंबर क्या होता है? देखिए एंगुलरिटी नंबर इज 67 माइनस, ये भी परसेंटेज की बात है, 67% माइनस द परसेंट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम। परसेंट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम, हमें यहाँ पर सॉलिड वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो कुछ यहाँ से अगर सॉलिड वॉल्यूम आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप ये करिए, एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू द 67 माइनस W/C GA इंटू द 100%, कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं सॉलिड वॉल्यूम। ओके, अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बाइंडर मटेरियल। जी हाँ, अभी हमने बात करी थी एग्रीगेट की, अब हम एग्रीगेट को बांधने के लिए भाई क्या चीज़ काम कर रही है? एग्रीगेट जो है ना उसको बाइंड क्या चीज़ कर रही है? उसको बाइंड कर रहा है अपना बिटुमन एंड टार। ओके, तो हम यहाँ पर बिटुमन और टार की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिटुमन होता है और टार इधर होता है, बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.97 से लेकर 1.02 तक होती है, इसके आसपास होती है 0.97 टू 1.02, या कह सकते हैं 0.9 से लेकर के 1 तक की ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। लेकिन 1.10 से लेकर के 1.25 के आसपास जो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये होती है टार की। ओके, टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी और बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप में देखने को मिल सकता है, या कभी कभी MSQ टाइप का भी बना दिया जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 से लेकर के 1.01 1.02 के आसपास दे रखी होगी। दूसरी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.10 से लेकर 1.25 के आसपास दे रखी, और आपसे पूछा होगा कुछ क्वेश्चन बना करके, तो इस तरह से आपको ये दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं, ये जो बिटुमन होता है ये पेट्रोलियम एसफाल्ट से मिलता है। ओके, पेट्रोलियम से मिलता है, एसफाल्ट से मिलता है। अब देखिए ये जो टार कैसे मिलता है, एक कार्बोनाइजेशन हम करते हैं ऑफ द कोल टू प्रोड्यूस द कोल टार। ओके, अगर हम जो है कोल का कार्बोनेशन कर रहे हैं प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम उसको बोलेंगे ना कोल टार। हमें टार बनाना है, क्योंकि आप इस तरह से सिंपल समझ लीजिए, हमें टार बनाना है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कोल मतलब कोयला का हम कर रहे हैं कार्बोनेशन। ओके, इसके लिए टार बनाने के लिए, तो उस चीज़ को बोलेंगे कोल टार। रिफाइनिंग आर द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड कॉल्ड द क्रूड टार। ओके, तो देखिए हमें इसका जब रिफाइन करना होता है, ठीक, जब कोल्टार हमको मिल जाता है, आप इस बात को समझ लीजिए, जब हमें कोल्टार मिल जाता है, हमने कोयला लिया, उसका कार्बोनाइजेशन किया, हमें मिला कोल्टार, और हमने उसकी रिफाइनिंग की इंडस्ट्री में ले जा करके, फिर हमने उसकी रिफाइनिंग की या फिर उसका डिस्टिलेशन किया, तो हमें मिला क्रूड टार। अब क्या हुआ, ब्लेंडिंग ऑफ डिस्टिलेशन रेजिड्यू विद द डिस्टिल्ड ऑयल फ्रैक्शन टू गिव द डिजायर्ड टार, दैट इज कॉल्ड द रोड टार। देखिए हमें क्रूड टार मिल गया, क्रूड टार की हमने ब्लेंडिंग कर दी है। ओके, ब्लेंडिंग करी है, किस तरह से हमने उसका डिस्टिलेशन किया है। ओके, विद द डिस्टिल्ड ऑयल, डिस्टिल्ड ऑयल था हमारे पास, हमने उसके साथ उसका डिस्टिलेशन कर दिया। डिस्टिलेशन मतलब हिंदी में अगर उसे बोलेंगे तो आसवन होता है। ओके, डिस्टिल्ड ऑयल के साथ हमने उसका आसवन किया है, तो हमें क्या मिला है, डिजायर्ड टार, जिसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो हमें चाहिए है, हमें कम से चाहिए, वही किस में यूज़ करना, रोड बनाने के लिए यूज़ करना है, दैट इज कॉल्ड द रोड टार। आई होप आप ये चीज़ समझ पाएंगे। अगर बिटुमन की बात करता है तो बिटुमन की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लीजिए 0.97 से लेकर 1.02, और टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी लीजिए आप 1.10 से लेकर 1.25। और नंबर 2 पेट्रोलियम एसफाल्ट, जो बिटुमन मिलता है पेट्रोलियम एसफाल्ट से मिलता है, पेट्रोलियम से कह सकते हैं पर एसफाल्ट से कह सकते हैं। इस तरह से अगर हम कोल का कार्बोनाइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है कोल टार, और उसको रिफाइन कर दिया जाए तो मिलता है क्रूड टार, और जब हम उसकी डिस्टिल्ड ऑयल के साथ उसकी ब्लेंडिंग डिस्टिलेशन कर देते हैं तो हमें मिलता है भाई क्या,
रूट टार। अब आइए बात करें पेनिट्रेशन टेस्ट। केवल 2 लाइनें ही आपको मिलेंगी पेनिट्रेशन टेस्ट में, जो कि इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लिखने को बहुत कुछ होता है बुक्स में। उस चीज़ को नहीं देखने वाले हैं, यहाँ पर केवल इतना ही देखने वाले हैं। मेजर्स, पेनिट्रेशन टेस्ट का काम क्या होता है? मेजर्स द हार्डनेस और द सॉफ्टनेस। हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर हम बात करें, दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। और बाई मेजरिंग द डेप्थ इन 10th of millimeter in the पेनिट्रोमीटर इन द 5 सेकेंड एट द 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर हम बात करें कि 10th ऑफ मिलीमीटर की अगर हम बात करेंगे, 10th ऑफ मिलीमीटर इन द पेनिट्रेशन इन द 5 सेकेंड एट द टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए हमको रीडिंग कुछ इस तरह से मिलती है 80/100। इसका मतलब क्या है? 80/100 इसका मतलब क्या है? रीडिंग हमें इतनी मिल रही है, इसका मतलब है कि 8 से 10 mm पेनिट्रेशन मिल पा रहा है हमें बस 8 से 10 mm पेनिट्रेशन वाला ही हम अधिकतर जो है कि अपना यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल। डक्टिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें, ये बाइंडिंग मटेरियल के जो टेस्ट है डक्टिलिटी टेस्ट क्या होता है? मेजर्स द डिस्टेंस। और हम विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी टेस्ट क्या होता है? 5 ml बिटुमन पास्ड, हमने क्या लिया? 5 ml बिटुमन ले लिया, पास्ड थ्रू द होल एंड टाइम इज मेजर्ड। हमने क्या किया भाई? विस्कोसिटी के लिए हमने कहीं रख दिया है, कोई अपना ये ले करके बना के हमने, ये कोई पैन हमने लिया है, कोई पात्र लिया है, इस तरह से कर सकते हैं। उसमें हमने उसमें बिटुमन भर दिया, हम देखते हैं वही 50 ml बिटुमन कितनी देर में पास हो रहा है। एक हमने होल बना दिया, उस होल से 50 ml बिटुमन जो है कितनी देर में पास हो रहा है, तो वो टाइम ने मेजर कर लिया। दैट इज कॉल्ड द विस्कोसिटी टेस्ट। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लोट टेस्ट। व्हाट इज अ फ्लोट टेस्ट? और फ्लोट टेस्ट में हमें पढ़ना होगा द टाइम रिक्वायर्ड फॉर वाटर टू फोर्स इट्स वे थ्रू द बिटुमन फ्लैग इज नोटेड एज अ फ्लोट टेस्ट वैल्यू। हमें इसमें टाइम रिक्वायर करना होता है ऑफ द वाटर टू फोर्स इट्स वे थ्रू द बिटुमन फ्लैग इज नोटेड। ओके, अब सॉफ्टनिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए हमें एपरेटस इस्तेमाल करना होता है। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर थ्योरेटिकल पोर्शन की जरूरत होगी, केवल थ्योरेटिकल पोर्शन बताया जाएगा, अगर अदरवाइज उसमें जो एपरेटस इस्तेमाल होता है उस एपरेटस का नाम बता दिया जाएगा, रिंग एंड बॉल टेस्ट। अब चलिए हम बात करते हैं कट बैक बिटुमन। कट बैक बिटुमन क्या होता है? ओके, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमन इज रिड्यूस्ड बाय द वोलेटाइल डाइलेटेंट्स। जो वोलेटाइल डाइलेटेंट्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं भाई? बिटुमन्स की विस्कोसिटी को रिड्यूस किया जाता है। और अगर हम बात करें, RC2 इज मोर विस्कस देन RC1, बट RC2, MC2 एंड SC2 आर द हैविंग सेम विस्कोसिटी। ओके, अगर बिटुमन जो होता है, बिटुमन वैसे ही हम देखते हैं कि कितना उसकी कितनी ज़्यादा विस्कोसिटी, कितनी कम विस्कोसिटी होती है, मतलब गाढ़ापन बहुत ही ज़्यादा होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा गाढ़ापन होता है। तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? विस्कोसिटी को थोड़ा रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? उसमें वॉलेटाइल मटेरियल डाल देते हैं, जिसके थ्रू वो जम नहीं पाता है, कह सकते हैं। और बिटुमिनस इमल्सन क्या होता है? इमल्सन्स आर यूज्ड स्पेशली इन द मेंटेनेंस ऑफ एंड पैच वर्क्स। हम बिटुमन के साथ थोड़ा वाटर मिला दिया जाए तो वो बन जाता है इमल्सन्स। और जब रोड का मेंटेनेंस करना होता है और या फिर हमें पैच वर्क करना होता है, कभी गड्ढे हो जाते हैं रोड में, तो उस सिचुएशन को ओवरकम करने, उस सिचुएशन को हमें सही करने के लिए, पैच वर्क करने के लिए इमल्सन का यूज करने पड़ता है, बिटुमिनस इमल्सन का यूज करना पड़ता है। मार्शल बिटुमिनस मिक्स डिजाइन। मार्शल बिटुमिनस मिक्स डिजाइन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं? तो देखिए, हम इस देखेंगे ना कि मटेरियल कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ है अपना पेवमेंट में। पेवमेंट में जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो पेवमेंट हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, उसमें क्या क्या मटेरियल होता है? उसमें मिनरल एग्रीगेट्स होता है, ठीक है, और बिटुमन होता है, एयर भी होगी उसमें कुछ, ठीक है। और अगर आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है, एग्रीगेट मिल गया, बिटुमन मिल गया, एयर मिल गई, अगर वाटर हो जाता तो वाटर को भी ले लिया जाता। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ों को लेते हैं और हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करनी होती है। तो देखिए, ऊपर 100 कर देना है अपान जो वेट है, अपान उसका क्या करना है, वो कैपिटल G, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पहली चीज़,
और दूसरा मटेरियल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस तीसरा मटेरियल उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला वेट उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस दूसरा वेट उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा वेट उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इतना सब कैलकुलेट करने के बाद 100 लीजिए, 100 को जो वैल्यू आई है उससे डिवाइड कर दीजिए। वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट्स VMA। तो ये कैसे कैलकुलेट हम कर पाएंगे? देखिए, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स प्लस BB। मिनरल एग्रीगेट में मतलब क्या है? वर्ड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। वर्ड्स इन द मिनरल एग्रीगेट में क्या क्या होता है? देखिए, मिनरल जिसमें हम बात कर रहे हैं बिटुमन की, बिटुमन में क्या होता है भाई? अगर हम पूरे पेमेंट की बात करें उसमें बिटुमन मिलेगा आपको और दूसरा मटेरियल मिलेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। तो यही दो चीज़ें होती हैं। अगर हम वॉल्यूम ऑफ बिटुमन प्लस वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है? वर्ड्स इन द मिनरल एग्रीगेट। अब वर्ड्स फिल्ड विद बिटुमन, अगर हमें वर्ड्स फिल्ड विद बिटुमन चाहिए है तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा? GMWB/GB, मतलब वेट ऑफ बिटुमन अपॉन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमन, मतलब यहाँ से निकला है GM जो भी है उसको लेना है और BB निकाल लेना है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि ये जो आपने ये VB लिखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स। तो परसेंटेज एयर वर्ड्स हाउ वी कैलकुलेट? GT आपको दिया होगा थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपको मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी होगी। तो थ्योरेटिकल माइनस मीन आप करिए बटे थ्योरेटिकल आप करिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपको मिल जाएगा परसेंट ऑफ एयर वॉइड्स। और यहाँ पे परसेंट वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन, यहाँ पर परसेंटेज वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमन VFB आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आपको VFB कैलकुलेट करने के लिए 100 तो होता ही है, कोई बात नहीं, 100% में लेना है, छोड़िए इसे आप। BB जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी है वॉल्यूम ऑफ बिटुमन अपॉन वर्ड्स इन मिनरल आपको ले लेना है। वर्ड्स इन मिनरल एग्रीगेट आपको ये ले लेना है। ओके, हम देखेंगे रिजिडिटी फैक्टर कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर CP/dV। Assume that the contact pressure is the 7 kg/cm². If the tire pressure is the 7 kg/cm², then RF is 1। ओके, हम मानते हैं कि अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर 7 kg/cm² और हमारी टायर प्रेशर की वैल्यू 7 kg/cm² है, तो इसका मतलब RF की वैल्यू 1 होगी। अगर अपना टायर प्रेशर 7 kg/cm² से ज़्यादा है तो RF की वैल्यू 1 से कम होगी। यहाँ पर 1 के बराबर थी। और अगर हमारा टायर प्रेशर इज लेस देन 7 है तो इसका मतलब अपने RF की वैल्यू ग्रेटर देन द 1 होगी। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड ESWL आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यहाँ पर हमें इस चीज़ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ये जो नीचे क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से अक्सर हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है गेट एग्जाम में, या फिर हम ESE की बात करेंगे वहाँ भी हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, अप टू हम बात करेंगे इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड अप टू द डेप्थ ऑफ D/2 ईच व्हील लोड PX। देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से था ना कि एक व्हील A था, दूसरा व्हील A था और नीचे कुछ ये लाइन बना दी थी। इसने कहा कि कुछ ये इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ इधर इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कुछ इसका ये इधर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और इधर भी लोड P लग रहा है और इधर भी लोड P लग रहा है। अब देखिए, इसने यहाँ से बात करी है D/2 की, इसने यहाँ पर बात करी है D/2 की। अगर हम इस डिस्टेंस D/2 पर हम बात करेंगे तो D/2 पर भी यहाँ पर P लोड लगने वाला है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ये जो चीज़ है 2S, इसको हमने बोल दिया 2S, दिस इज़ द स्पेसिंग S बोलेंगे हम इस चीज़ को। अगर हम 2S डिस्टेंस पे जाएंगे, जितना टायर के बीच में जो स्पेसिंग होती है, ठीक है, सेंटर ऑफ वन टायर टू द सेंटर ऑफ अनदर टायर, अगर हम एक्सल में बात करेंगे, ठीक है, उसके बीच की अब स्पेसिंग लीजिए। स्पेसिंग अब देखिए कितनी स्पेसिंग है। अगर उसके बीच की स्पेसिंग है 5 मीटर तो नहीं, बल्कि अगर उसके बीच की स्पेसिंग है 3 मीटर, तो अगर आप 6 मीटर पर जाएंगे, डेप्थ में 6 मीटर पे जाएंगे, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलने वाला है वो 2P के बराबर मिलने वाला, 2P।
ओके, अब देखिए EWLF हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट व्हील लोड फैक्टर और द व्हीकल डैमेज फैक्टर, हम इसको व्हीकल डैमेज फैक्टर बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द AASHO स्टडी। देखिए इसके थ्रू जो VDF कैलकुलेट हम करते हैं ना, गिवन व्हील लोड P1 अपॉन द स्टैंडर्ड व्हील लोड। तो जो हमें व्हील लोड दे रखा है, जो गिवन व्हील लोड दे रखा है, ठीक है, हमें वो लेना है, और जो स्टैंडर्ड व्हील लोड होता है वो लेना है, और उसके ऊपर पावर 4 लगा देनी है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये इक्विवेलेंट के लिए है। वैसे अगर हम सिग्मा लगा देंगे तो हमें VDF मिल जाएगा हर एक के लिए। अगर एक टायर है तो उतना लगाना, अगर 10 टायर हैं, 4 टायर हैं, जितनी की हमें वैल्यू दे रखी है उस हिसाब से उसको अप्लाई करना है। अब देखिए इंडिया में अगर हम व्हील की बात करते हैं, ठीक है, आपको ये देखना व्हील दे रखा है या फिर एक्सल दे रखा है। अगर व्हील की बात करते हैं तो 4085 आपको ये लेना है। अगर एक्सल की बात करते हैं, भाई एक्सल में क्या होता है, एक्सल में 2 पहिए होते हैं, ठीक है, ये एक्सल है, इसमें 2 पहिए होते हैं। एक्सल में 2 पहिए होते हैं, एक व्हील का लोड 40/85, दूसरे का 81, दोनों का हो जाएगा 81 70, 2 से मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करिए आप इसमें। अब देखिए क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सल लोड देखिए 365 A 1 + R⁻m, ओके। और यहाँ पर ये जो है चीज़ 1 + R⁻n-1/R, कुछ ये चीज़ आपको लेनी होती है। BDF करना होता है और LDF आपको करना होता है। इलास्टिक मॉडुलस तो प्लेट बेयरिंग टेस्ट। इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक मॉडुलस हम कैलकुलेट करते हैं भाई प्लेट बेयरिंग टेस्ट में। तो प्लेट बेयरिंग टेस्ट यहाँ पर डेल्टा लिया जाता है। डेल्टा इज मैक्सिमम वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फ्लेक्सिबल प्लेट 1.5 PA/ES। तो देखिए यहाँ पर PA जो भी चीज़ हमने ली है अपन ES किया है। ES इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और P इज द प्रेशर, A इज द रेडियस ऑफ प्लेट। रिजिड सर्कुलर प्लेट इज यूज्ड। अगर रिजिड सर्कुलर प्लेट, देखिए अगर हम फ्लेक्सिबल प्लेट को यूज़ करते हैं तो 1.5 PA लिया जाएगा। अगर हम रिजिड सर्कुलर प्लेट को लेते हैं तो यहाँ पर 1.18 लिया जाना है। PA/ES तो अपना चलेगा ही। डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी पेमेंट की, अगर डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, कुछ एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें US कॉप्स ऑफ इंजीनियर्स मेथड, तो यहाँ पर CVR की वैल्यू जो मिलती है, CVR की वैल्यू मतलब क्या, T = 1.75 P/CVR इन द परसेंटेज -A/π। हमको ये भी चीज़ मिलने वाली है, लगा देना अंडर रूट। ओनली एप्लीकेबल फॉर द CVR अगर वैल्यू 12% से कम है तब। अब देखिए कैलिफोर्निया रेजिस्टेंस वैल्यू मेथड, टोटल थिकनेस ऑफ द पेमेंट इज गिवन बाय द T = द K/TI 90 + R/C⁻1/5। Here C is the कैलिफोर्निया बियरिंग रेजिस्टेंस और K होगा न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 0.166। ओके, अब हम बात करेंगे TI क्या होता है, ट्रैफिक इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू 1.35 EWL इक्विवेलेंट व्हील लोड की पावर 0.11। और देखिए ट्राई एक्सियल मेथड होता है, यहाँ पर हम पेमेंट थिकनेस TS कंसिस्टिंग ऑफ द मटेरियल विद, कहा गया कंसिस्टिंग ऑफ मटेरियल विद मॉडुलस ES इज गिवन बाई। तो यहाँ पर हमें TS = √3 PXY/2π/ES इंटू डेल्टा, इसका स्क्वायर मार देना माइनस का A² कुछ इस तरह से आपको कर देना है। पेमेंट एंड सबग्रेड आर 2 लेयर सिस्टम, सो स्टिफनेस फैक्टर हैज़ टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर अगर स्टिफनेस फैक्टर इंट्रोड्यूस यहाँ पर हो जा रहा है तो कुछ आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है। वैसे ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछ सकता है। ट्रैफिक इंडेक्स का फार्मूला पूछ सकता है 1.35 EWL/0.11। ओके, अब हम बात करें मैकलोड मेथड
जो MC लियोड, ओके, वैसे इसे माइक लोड बोल देते हैं, MC लियोड जो भी है, आप उसको अपनी तरह से प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। देखिए इसका फार्मूला K log 10 P/S, कुछ ये आपको मिलने वाला है। डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट की अगर हम बात करेंगे, देखिए रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला, रिजिड पेवमेंट में कुछ भी चाहे आप ना याद करके जाइए, आप यहाँ पर इसको ज़रूर याद करके जाइए, जो है आपका यहाँ पर रिजिड पेवमेंट। ओके, रिजिड पेवमेंट की जैसे हम बात करने वाले हैं, ठीक है भाई, रिजिड पेवमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमको कुछ ये मिलने वाला है। रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस का फार्मूला L = EHQ/12K ब्रैकेट में 1 - म्यू का स्क्वायर। ओके, EHQ/12K ब्रैकेट 1 - म्यू का स्क्वायर। म्यू इज द पॉइजन रेशियो, इसकी वैल्यू 0.15 होती है। यहाँ पर मैक्सिमम ली जाती है, अधिकतर तो दी गई होगी, और पूरे को आपको ब्रैकेट में ले लेना है और पावर 1.4 लगाने की कोशिश करना है। तो देखिए फार्मूला आपका यही रहेगा। यहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि आपको रेडियस रिलेटिव स्टिफनेस ना दे रखी हो, और आपको या फिर ये बोल दिया जाएगा कि रेडियस रिलेटिव स्टिफनेस एक बार कुछ दे रखी है और H की वैल्यू कुछ दे रखी है, फिर दोबारा आपसे पूछा है कि यहाँ पर रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस क्या होगी, दूसरी H की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से देखना L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H की पावर 3/4 आपको मिलने वाला है। तो L1 H1 तो L2 H2 करके इस तरह से आप रिलेशनशिप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ये बोल सकता है कि अगर म्यू की वैल्यू बढ़ा दी जाए तो बताइए रेडियस और रिलेटिव स्टिफनेस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 - म्यू का स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे म्यू की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, तो ये 1 में से म्यू की वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो इसमें से क्या होगा, स्क्वायर होगा, फिर 1 से घटेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बढ़ने वाली है, कम होने वाली है। ओके, स्ट्रेस ऑन द रिजिड पेवमेंट। अगर हम रिजिड पेवमेंट में स्ट्रेसेस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग एक्शन। ओके, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग एक्शन, यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 1.724 H से कम है, आप H की वैल्यू लीजिए और 1.724 से उसमें मल्टीप्लाई करिए और ए की वैल्यू देखिए आपको दे रखी होगी। अगर ए की वैल्यू इस चीज़ से कम है तो आपको फार्मूला अप्लाई कराना है भाई। तो आपको फार्मूला अप्लाई कराना है B = 1.6A² + H² - 0.675H। ओके, कुछ इस तरह से। और अगर ए की वैल्यू ग्रेटर दैन 1.724 × H से है तो आपको B = A ले लेना है। ओके, अब आप देख सकते हैं गोल्डबेक फार्मूला कॉर्नर लोडिंग के लिए गोल्डबेक फार्मूला है 3P/H²। ओके, और वेस्टरगार्ड स्ट्रेसेस इक्वेशंस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों इक्वेशंस हैं, तीनों इक्वेशंस आपको याद कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि वेस्टरगार्ड स्ट्रेस इक्वेशंस आपसे डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाए और आप वहाँ पर पहचान ना पाएँ ऑब्जेक्टिव में, या फिर हो सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन बना दिया जाए। तो इसके लिए इंटीरियर लोडिंग के लिए फार्मूला जो होगा 0.316 P/H², 4 log 10 L/B + 1.069। ओके, अब नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें आप रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करिए। यहाँ पर 0.316 था, यहाँ पर 0.572 P/H², 4 log 10 L/B + 0.359। देखिए ये चीज़ यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बदली हुई है, और यहाँ पर 0.316 था और यहाँ पर 0.572 है, और बाकी पूरा फार्मूला सेम है। ओके, जिस सीक्वेंस में ऊपर वाला फार्मूला उसी सीक्वेंस में नीचे वाला फार्मूला भी है। ओके, आई होप इसमें इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब कॉर्नर लोडिंग की अगर आप बात करेंगे तो 3P/H² ब्रैकेट में 1 - A√2/L, और इसकी पावर 0.6 आपको लगानी है। किस तरह से 3P/H² 1 - A√2/L, L इज द रेडियस रिलेटिव स्टिफनेस, केवल इतने की पावर 0.6 पूरा ब्रैकेट लगा देना है। ओके, अब हम टेम्परेचर स्ट्रेसेस की बात करते हैं। टेम्परेचर स्ट्रेस में आपको मिलेंगी वार्पिंग स्ट्रेसेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। ओके, वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होती है, देखिए ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर
ड्यू टू डेली वेरिएशन इन टेम्परेचर रिवर्सिबल ऑफ द स्ट्रेसेस टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द पेवमेंट। वार्पिंग स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर रीजन के लिए वार्पिंग स्ट्रेसेस का जो फार्मूला होता है STI E अल्फा इंटू T/2, यहाँ पर CX प्लस म्यू C बाई 1 माइनस म्यू का स्क्वायर। कुछ इस तरह से आपको ये चीज़ मिलने वाली है। इज द मॉडुलर वेलोसिटी। अब कंक्रीट का मॉडुलर वेलोसिटी आपको लेना 3 × 10⁵ kg/cm²। वार्पिंग स्ट्रेस एट द एज रीजन पर, तो यहाँ पर एज रीजन के लिए हमें क्या लिखना, मैक्सिमम ऑफ CX E अल्फा T/2 और C/E अल्फा T/2। कुछ इस तरह से जो भी इसमें मैक्सिमम मिलेगा आपको वो चीज़ लेनी है। यहाँ पे क्या था, E अल्फा T/2 CX प्लस म्यू C/1 माइनस म्यू स्क्वायर। फॉर द कॉर्नर रीजन के लिए आपको E अल्फा इंटू डेल्टा टी कह सकते हैं। थर्मल स्ट्रेस को यहाँ पर थोड़ा कंसीडर किया गया, उसका थोड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया गया है 1 माइनस म्यू रूट में A/L, कुछ इस तरह से। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन, अगर सीजनल वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर द एक्सपेंशन और द कंट्रैक्शन ऑफ पेवमेंट स्लैब इज रजिस्टर्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द अंडरलाइंग लेयर, फ्रिक्शनल स्ट्रेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द SF। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय SF WLF अपॉन 2 × 10⁴। कुछ इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को। कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रेजिस्टेंस, हम कोफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रेजिस्टेंस को हम किस तरह से लेंगे, F = 1.5, F की वैल्यू 1.5 होती है। अब आइए हम क्रिटिकल कॉम्बिनेशन टू चेक्ड स्ट्रेसेस को हम कॉम्बिनेशन है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर समर एंड मिड डे, गर्मियों में और दिन में हम बात करेंगे। जब दोपहर में होता है, गर्मियों में और दोपहर में, मतलब मिड डे में दोपहरी होता है। अब देखिए आप यहाँ पर लोड वाला एज लेंगे और आप वार्पिंग एज लेंगे माइनस फ्रिक्शनल, और विंटर एंड मिड डे में हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर फ्रिक्शनल को घटा रहे थे और यहाँ पर लोड एज प्लस वार्पिंग एज प्लस फ्रिक्शनल। देखिए मिड नाइट एट द कॉर्नर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या करना है, लोड कॉर्नर प्लस वार्पिंग कॉर्नर। देखिए मिड नाइट कॉर्नर की बात करें, लोड कॉर्नर प्लस वार्पिंग कॉर्नर, और विंटर डे की अगर बात करें, लोड प्लस वार्पिंग प्लस फ्रिक्शनल, लोड प्लस वार्पिंग माइनस फ्रिक्शनल। ओके, एक्सपेंशन जॉइंट की अगर हम यहाँ से थोड़ी बात करना चाहें तो एक्सपेंशन जॉइंट में हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट मतलब गैप की हम यहाँ पर बात करने वाले, शुड बी ट्वाइस द अलाउएबल एक्सपेंशन इन कंक्रीट। तो देखिए, तो डेल्टा इक्वल टू L अल्फा इंटू डेल्टा टी इतना होता है, ठीक है, डेल्टा की वैल्यू, और इस डेल्टा को हमें दोगुना कर देना है, और जो भी यहाँ से हमारी वैल्यू निकलेगी हमें उसमें क्या करना, 2 × LE अल्फा इंटू डेल्टा टी, कुछ इस तरह से भाई। एक्सपेंशन जॉइंट विड्थ टेकन एज द डेल्टा, एक्सपेंशन जॉइंट की विड्थ जो है डेल्टा ली गई। अब देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि डोंट फॉलो द टाइम, लेट द टाइम फॉलो यू। आपको समय को फॉलो नहीं करना है, आप समय को फॉलो मत कीजिए, समय को अपने आप को फॉलो करने दीजिए, समय तुमको फॉलो करे, कुछ ऐसा करिए। ओके, थैंक यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में जो भी हमने बचा हुआ हाईवे मटेरियल या जो हाईवे इंजीनियरिंग का जो सिलेबस था हमने कवर कर लिया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन ऑफ हाईवे इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड। और बाकी अगर आपको कोई भी पॉइंट लग रहा हो, कोई भी ऐसी चीज़ लग रही हो कि आपको इस वीडियो में नहीं मिल पाई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। ओके, बाकी हमने जो भी यहाँ पर पढ़ रखा है और उसका हम डिटेल डिस्कशन धीरे धीरे करते रहेंगे, और उसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, और 1-2 वीडियो जैसे बड़ी वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें हम हाईवे का 75% या फिर 85%, 95% तक का, मान लिया 2 वीडियो बना दी जाएंगी, पहले 75% अभी की तरह, फिर बाद में 25% सिलेबस आपको कवर करा दिया जाएगा। उसमें हम
कॉन्सेप्ट भी लेंगे, फार्मूला लेंगे और उसका साथ में एक न्यूमेरिकल भी लेंगे, जिससे कि आपको ये पूरी चीज़ सही तरह से तैयार हो जाए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।